सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी मेरे बहन भाई जो यहाँ बैठे हैं उनको हमारा नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सबकी पहचान है हमारा देश भारत, और जिस मंच पे मैं खड़ा हूँ उसका नाम भी है आर भारत। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे चैनल के मंच पे हूँ जिसमें हमारे देश का जो जज्बा है, जो नाम है, वो आता है। और ये जरूर कहूंगा आप सबसे, मुझे यहां पे बुलाया गया है, मैं राजनीतिक विषय पे भी चर्चा करूंगा और साथ में विधिक विषय पे भी चर्चा करूंगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मन में आते हैं, लेकिन जब डिबेट होती है, भी बताया जा रहा था, तो आप वो कहते हैं, कई बार उठाते हैं, कई बार पूरी बात नहीं आती, लेकिन जब आपको समय मिलता है तो गहन चिंतन करके, देशवासियों की बात करके, संवैधानिक बात करके हम अपनी भी बात रखते हैं और अपने विपक्ष से वो सवाल भी पूछना चाहते हैं जिसका उत्तर वो कभी नहीं देते। सबसे पहले तो अगर हम संविधान की बात करें भारत के, दो तरह के नेता भारत में हैं। एक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे, जिन्होंने संविधान की मूल भावना को जिया है। मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले संसद के द्वार पर अपना माथा टेका, क्योंकि वो संविधान में आस्था रखते हैं। और दूसरे वो हैं जिनको भारत ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी तो दी है, वो संविधान हाथ में तो लेके चलते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछिए कि संविधान के अंदर क्या है, तो नील बटा सन्नाटा है, उनको यह भी नहीं पता कि अंदर क्या है। और ये क्यों है? पहला अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी अपने सामने भारत की एक तख्ती लगाते हैं और भारत का प्रधानमंत्री लिखा होता है, तो भारत और इंडिया को ही बांटने का प्रयास कोई करते हैं तो वो विपक्ष वाले करते हैं। अब आप मुझे बताइए, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जब ये कहते हैं इंडिया दैट इज भारत, तो मूल भावना क्या है? भारत हमारी सांस्कृतिक है, पहचान है। भारत हमें वो विरासत देती है जो हमें कोई और नहीं दे सकता है। लेकिन ये चाहते हैं कि इंडिया बुलाएं और भारत को भूल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। भारत क्या है? भारत वो देश है, हमें गर्व होना चाहिए, जहां 80% हिंदू हैं। 80% हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन सहिष्णुता तो देखिए। वो कहते हैं कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा, यहां हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। पूरे विश्व में आपको कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा जहां बहुसंख्यक कहे कि हम पंथ निरपेक्ष रहना चाहते हैं। ये जो भाव है, ये जो मूल भावना है, इसको आप क्या बदल सकते हैं? नहीं। इसलिए हम गौरवान्वित हैं कि हम एक भारतीय हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ा लोकतंत्र पूरे विश्व में कोई है तो भारत है। 140 करोड़ भारतीय ये बनाते हैं हमारे भारत की पहचान को। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 11वें नंबर पे थी, उसको चौथे नंबर तक पहुंचाया। चौथे, पांचवें, छठे करेंसी फ्लक्चुएट होती है। और तथ्यात्मक रूप से मैं कभी गलत नहीं रहना चाहता हूं, तो मैं बता दूं कि हम, वो भी दिन आएगा कि पूरे विश्व में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होंगे, क्योंकि हमारे पास जो खजाना है 140 करोड़ भारतीयों का, उनका जो शौर्य है, उनकी जो काबिलियत है, उसको कोई अगर निखार रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं एक बात और आपसे साझा करना चाहूंगा
छोटा सा सिपाही हूं भारतीय जनता पार्टी का। मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे गर्व है इस बात का कि श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व में सबसे सम्मानित नेता है। पूरा विश्व उनकी तरफ देखता है। अगर विश्व संकट आता है तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, जैसे हम कहते हैं। आप सोचिए, एक व्यक्ति राजनीति में इसलिए नहीं आता है कि उसको अपने लिए कुछ चाहिए। एक व्यक्ति राजनीति में इसलिए आता है क्योंकि वो भारत से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो कहता है मैं जीता हूं भारत के लिए और मुझे मिटना होगा तो वो भी भारत के लिए। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री। और जनता क्या कहती है? जनता ये कहती है कि 25 साल तक वो संवैधानिक पद पे हैं, प्रधानमंत्री 12 साल से, 13 साल मुख्यमंत्री रहे। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति 25 साल से संवैधानिक पद पे बैठ के जनता की सेवा कर रहा है, उसका चरित्र कैसा होगा? यह कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल गंगा जल जैसा पवित्र होगा। आज तक कभी चुनाव नहीं हारे हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने 62 साल में कभी नहीं हुआ था कि कोई सरकार 3 बार लगातार चुन के आए, 3 बार लगातार, और ये करके दिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी की 7 प्रदेशों में सरकार थी। आज 22 प्रदेशों में हमारी सरकार है। यह संभव क्यों है, यह जानने की आवश्यकता है। जो कर्मठता, जो निष्ठा, जो आचरण, जो कर्तव्य परायणता नरेंद्र मोदी जी की है देश के प्रति, जनता के प्रति, वो और किसी में हो नहीं सकती। और मैं आपको बताता हूं, हम चर्चा पे बैठे हुए थे टीवी में और दुखद समाचार आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया है। और दुख की घड़ी होती है, कोई भी व्यक्ति होता है तो वो अंत्येष्टि में जाता है, उसकी जिम्मेदारियां परिवार के प्रति भी होती हैं, वो कार्य से थोड़ा सा समय निकालता है। लेकिन उसी दिन मैं आपको बताता हूं कि 3 ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम थे जो देश हित में थे, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने पुत्र का फर्ज निभा के वो 3 कार्यक्रमों में उपस्थित होके उन योजनाओं को हरी झंडी दिखाई और भारत को आगे बढ़ाया। और पश्चिम बंगाल की ये योजनाएं थी। ऐसा चरित्र है नरेंद्र मोदी जी का। यह विचार करने की बात है, ऐसा क्यों है? हम देखते हैं चाटुकारों की फौज विपक्ष में है, जो नकली गांधी परिवार की परिक्रमा करता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं रिस्पेक्ट, इज्जत क्या होती है। रिस्पेक्ट यह होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल डायरी में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिखता है तो उसके आगे जी लगाता है, क्योंकि यह भाव मन से आता है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है। और चरित्र क्या होता है, चरित्र क्या होता है यह भी बताना आवश्यक है। हम सब यहां पे भारतीय हैं, तिरंगा प्रतीक है हमारी एकजुटता का। कैप्टन विक्रम बत्रा के शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा था, यह तिरंगा अगर उड़ता है तो इसलिए नहीं उड़ता है क्योंकि हवा इसे उड़ाती है, जवानों की जो सांसें हैं इसकी वजह से तिरंगा उड़ता है। यह तिरंगे का सम्मान है। चरित्र यह होता है कि नरेंद्र मोदी जी विदेशी भूमि पर होते हैं, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां होते हैं, सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां खड़े होंगे तस्वीर के लिए, उन देशों का झंडा लगा होता है। नरेंद्र मोदी जी से कहा जाता है आप भी जाइए और यहां आपको खड़ा होना है। वो देखते हैं कि भारत का तिरंगा जमीन पर है, वो धीरे से झुकते हैं,
तिरंगे को उठाते हैं, माथे से लगाते हैं, जेब में रख लेते हैं सम्मान पूर्वक, और सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये देखते हैं तो उनको भी झुकना होता है, वो भी अपने देश के झंडे को उठाते हैं। अब ये जो भाव है, तो चरित्र ये होता है जब आप पे कोई कैमरे की नजर ना हो, जब आप किसी साथी के साथ ना हो, जब आपको कोई देख नहीं रहा हो, आप विश्राम भी कर रहे हो, लेकिन अगर जन गण मन की धुन आपके कानों तक पहुंच जाए, क्या आप खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, यह असली चरित्र होता है। और यह नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है कैसे हमें तिरंगे का, जन गण मन का हमें सम्मान करना है। यह बदलाव जो भारत का है, यह बदलाव बहुत जरूरी था और मुझे गर्व है कि यह बदलाव आ रहा है। अब अगर हम विषय पे आए, मोदी है तो मुमकिन है, यह कहा जाता है, चर्चाओं में हम जाते हैं। मुझे याद आता है वो समय, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, एक बात जरूर कहूंगा, संविधान में अनुच्छेद 370 पहला शब्द था टेम्पररी, यह स्थायी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि यह घिसते घिसते घिस जाएगा। किसी प्रधानमंत्री में यह हिम्मत नहीं थी कि वो टेम्पररी प्रावधान को हटा दे, लेकिन जब हमने बात करी तो सबने कहा हिम्मत है तो हटा के दिखाओ। और 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जब वक्तव्य दिया, अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया, तो आज हम विपक्ष से कहते हैं अगर हिम्मत है तो वापस ला के दिखाओ। यह ताकत, यह इच्छा शक्ति जो देश को बदल सकती है, तभी हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। यहां पे तमाम मेरी बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहूंगा, क्या यह सत्य नहीं है? महिला आरक्षण, कल संसद का सत्र शुरू हो रहा है। महिला आरक्षण की बात करी कांग्रेस ने 2010 में, राज्यसभा में पारित हो जाता है। 4 साल सत्ता में रहे, लेकिन वो बिल लोकसभा में पेश करने की हिम्मत नहीं थी इस कांग्रेस में। नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद की बिल्डिंग से पहला जो कानून पारित कराया और संविधान संशोधन पारित कराया, वो क्या था आप बताइए मुझे? महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक, और उसको आज ये रोकने चले हैं। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जीएसटी, सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव आया जीएसटी से आया। संविधान संशोधन करके किसी ने दिखाया, सपना देखा, आप सब जानते हैं किसने? नकली गांधी परिवार ने। पूरा किया किसने? पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक तौर पे कोई गरीब है, उसका सशक्तिकरण होना चाहिए, जात के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे भी। संविधान संशोधन करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लाए, आरक्षण दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। यह बड़ा बदलाव है। मैंने आपको 4 ऐसे संविधान संशोधन बताए हैं जो किसी में हिम्मत नहीं थी कि कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब एक तर्क आएगा, यह क्यों कहा जाता है कि संविधान बदल डालेंगे, यह चार्ज लगाती है ऑपोजिशन, इट इज देयर प्रोपेगेंडा। मैं कहता हूं अनुच्छेद 368 पढ़िए, 368। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि इस संविधान को कभी छू नहीं सकते? नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान को बदलने की प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद 368 में है, और 106 बार संविधान में संशोधन हुआ है। हर बार मोदी जी ने किया है तो सशक्तिकरण के लिए किया है। और याद करिए 42वां संशोधन इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी लाई थी, तो केवल अपनी सीट बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए लाई थी। इसलिए यह भ्रम भी हमें तोड़ना होगा। संविधान संशोधन अगर जनता के हित के लिए होता है तो यह बहुत अच्छी बात है।
ये होना चाहिए। और ये बात जान लीजिए, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी ने सोच लिया है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, मेरी जो यहां बहनें बैठी हैं, जो देश भर की बहनें सुन रही हैं, तो विपक्ष कुछ भी कर ले, ये संशोधन भी होगा, महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा, वो सांसद भी बनेंगी, वो विधायक भी बनेंगी। राहुल गांधी, जितना भी दम हो, रोक के दिखा सको तो दिखा देना। एक बात और कहूंगा, चर्चा में भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया वो भी है। सबसे पहले प्रभु राम में हमारी आस्था है। प्रभु राम कण कण में बसे हैं। प्रभु राम ने ही चेतना जगाई कि कार सेवकों ने कहा गोली चलाओगे तो छाती पे खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये मत भूलिए, जो लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है और निमंत्रण भी दिया है। लेकिन जो पापी होता है वो दर्शन करने नहीं जा सकता है। अभी आचार्य जी भी यही बात कह रहे थे। और मोदी जी तो वो हैं, भव्य राम मंदिर बनाया अयोध्या में, और यूएई में भी राम मंदिर और मंदिर बन रहा है हमारे भगवानों का। ये ताकत है आज भारत की, इसको कौन रोक सकता है। एक बदलाव और आया है। जाकिर नायक, आपको याद होगा, रिश्वतखोर कांग्रेस पार्टी, क्राइम मास्टर गोगो एक कैरेक्टर है बॉलीवुड में। मैं क्राइम मास्टर गोगो हूं, आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में अठन्नी है तो वो भी लेके जाऊंगा। ऐसे ही जाकिर नायक से 50 लाख की रिश्वत ली थी। और सोचिए, देश का यह दुर्भाग्य था कि कांग्रेस के समय में जाकिर नायक हमारे जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देता था। और अब क्या बदलाव आया है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, उसको धुरंधर मूवी में उतारा गया है। और अब कहा जा रहा है बच्चे, तू मेरा बच्चा है फैंटा पी और भारत को अपना काम करने दे। ये बदलाव आया है। फ्रॉम जाकिर नायक टू धुरंधर, द पावर ऑफ इंडिया इज नाउ विजिबल टू ऑल ऑन द ग्लोबल स्टेज। एक बहुत और बड़ा बदलाव आया है जो बताना जरूरी है। सब कहते हैं इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां हमारी बहन भी बैठी हैं, हम सब ने देखा कैसे पहलगांव में हमला हुआ, भारतीयों पे हमला हुआ, लेकिन उस हमले में आहत हुए सारे भारतीय। कुछ पार्टियों ने उसमें भी राजनीति धर्म की करी। और ये देखिए फर्क क्या है, 26/11 का हमला भी हुआ था भारत में। जब ये आतंकी हमला हुआ, हमारी सेना इतनी वीर है, अपने शौर्य से किसी को भी परास्त कर दे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फाली होमी मेजर जी जो कि एयर चीफ मार्शल थे उस वक्त, उन्होंने कहा आप हमें इशारा करिए, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। लेकिन वो इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए राजनीतिक, वो नहीं थी। और अब क्या हुआ, जब उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। और अगर हमारे भाई की जान गई, हमारे नागरिकों की जान गई, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उनको एक माता, एक बीवी का जो सिंदूर है उसको उजाड़ने का सबक ऐसा मिला कि घुस के ठोका पाकिस्तान को। और मैं ये जानता हूं, जिसका अपना गया है, हमारे भाई गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और परिवार की जो एक कसक है, जो कमी रह गई, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन यह संदेश था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 140 करोड़ भारतीयों का कि आप अकेले नहीं हैं,
हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपका परिवार हैं, हम आपको गले से लगाते हैं। यही भारत की खूबी है, यही भारत की ताकत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा बदलाव और भारत में आया है। देखिए, नाम कहते हैं सब कुछ होता है, नाम आपकी पहचान है, और जो व्यक्ति, जो सरकार अच्छे कार्य करती है वो अपने नाम से जानी जाती है, उसका नाम रोशन होता है। जो गठबंधन, जो सरकार घोटाले करती है वो अपना नाम बदल देती है। और क्यों बदलती है, इसके पीछे विचार यह होता है कि अगर यूपीए का नाम लोगे तो केवल घोटाले याद आएंगे। सुबह उठिए, यहां वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, यूपीए के समय का न्यूज़पेपर उठाइए, कभी कोलगेट घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी CWG घोटाला, कभी जीजाजी घोटाला, घोटाले ही घोटाले थे। नाम बदल दिया, यूपीए का इंडी अलायंस कर दिया, इंडी अलायंस, जिसको लोग घमंडिया कहते हैं। लेकिन क्या नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है? 2024 का चुनाव आया, हम सब ने देखा, जनता ने जवाब दिया। उसके बाद दिल्ली का चुनाव, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव आया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। बिहार में हम जीते, हरियाणा में हम जीते, महाराष्ट्र हम जीते। क्यों? क्योंकि जनता ने कहा ईमानदारी से सेवा करोगे तो सराखों पे बैठाएंगे, और अगर देश से गद्दारी करोगे तो कुचल डालेंगे। और यह बात विपक्ष को समझनी होगी, यह आवश्यक है हमें। हमारी नई पीढ़ी, यहां मैं युवा देख रहा हूं आए हैं, युवाओं का भविष्य उज्जवल तब होगा जब इनके भविष्य के बारे में कोई सोचेगा, जो कार्य करेगा। भविष्य ऐसे उज्जवल नहीं होगा कि आपको चिंता केवल उस रॉकेट की है जो कभी लॉन्च ही नहीं होता है। आप सब जानते हैं कौन सा रॉकेट है ये। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा नाती आएगा, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा नाती आएगा। कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। ये वही वाला रॉकेट है। और देखिए, ये रॉकेट जो है ये बड़ा खतरनाक है। इस रॉकेट के पास डायरेक्शन नहीं है। आपने ऑन किया, कभी तो चला ही नहीं, फिर बटन दबाया तो गलत डायरेक्शन में चला गया, पता चला कांग्रेस हेडक्वार्टर पे ही गिर गया, वहीं विस्फोट हो गया। और दुख की बात क्या है ये जानिए। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी विदेशी भूमि पर जाते हैं, धरती पर जाते हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ता है। 35 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को। क्या यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? भारत के लिए गर्व की बात नहीं है? और दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, यह बहुत चिंतन करने वाली बात है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र जीवित नहीं है, लेकिन तेलंगाना जीत जाते हैं, केरला जीत जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जीत जाते हैं, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन भारत का लोकतंत्र विदेशी भूमि पर बताते हैं मर गया है। तो सवाल है, इस्तीफा दे दो, सरकारें छोड़ो। दूसरा, हमारा वो देश है जहां पे हमने देखा अफगानिस्तान में रेजीम चेंज हुआ तो गुरु ग्रंथ साहब, हमने उसकी पवित्रता है, हमारे मन में आस्था है। हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी अपने सर पे उसको रख के यहां पे लाए और गुरुद्वारे में पूरे मान सम्मान से उसकी पूजा होती है। लेकिन राहुल गांधी विदेशी धरती पर कहते हैं कि भारत में सिख जो है, जिस पे हमें गर्व है, सबसे बहादुर कौम है, सिख पगड़ी और कंगन नहीं पहन सकता है। ये जो 5 का हैं जो आवश्यक हैं एक सिख के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं खुद कड़ा पहना हूं, मैं पंजाबी हूं, ऐसी बात क्यों करना जिससे आप विदेश में भारत के लिए द्वेष भावना से प्रोपेगेंडा फैलाएं? क्या ये ऐसा सवाल नहीं है कि जब राहुल गांधी आए भारत में वापस तो जनता में हर नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए कि आपने कैसे कहा भारत में लोकतंत्र जिंदा नहीं है?
लोकतंत्र क्या है? आप प्रियम्बल देखिए। लोकतंत्र में सबसे पहले प्रियम्बल कहता है वी द पीपल, हम लोगों ने यह संविधान अपने आप को दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। और इस संविधान का पहला संशोधन हुआ, वो क्या था? अनुच्छेद 19, आर्टिकल विच गिव्स यू द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अभिव्यक्ति की आजादी देता। आपको मालूम है पहला संशोधन जो हुआ किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसमें किया? आर्टिकल 19 में किया। अभिव्यक्ति की आजादी में प्रधानमंत्री जी को आप क्या क्या गाली नहीं देते, बिच्छू हैं, सांप हैं, चौकीदार चोर है, मोविड इज इक्वल टू कोविड, और वो व्यक्ति एक शब्द नहीं कहता है। और मैं तो जानता हूं प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अगर राहुल गांधी पे भी आंच आ जाए, क्योंकि वो भारतीय हैं, तो सामने खड़े हो जाएंगे जो विपक्षी होगा और कहेगा कि राहुल गांधी को कोई छू नहीं सकता है, ये भारतीय नागरिक है। अब ऐसे प्रधानमंत्री को जब गाली दी जाती है, जब कहा जाता है अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं हो सकती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो भारत के टुकड़े के बारे में सोचेगा, हमने देखा टुकड़े टुकड़े गैंग के टुकड़े हो गए। ये ताकत हमारे संविधान की, देश की 140 करोड़ भारतीयों की। भारत के टुकड़े करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, ये बात याद रखना। ये मोदी जी ने ताकत दी है हर नागरिक को। आप गाली दोगे वो सुन लेंगे, लेकिन अगर उनके कदम बढ़ेंगे तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। प्रियम्बल को अमेंड किया गया 1976 में, 42nd अमेंडमेंट। सोशलिस्ट सेक्युलर जोड़ा गया। क्यों? आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखिए, स्पष्ट लिखा है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जब उद्देशिका का हिस्सा नहीं था, तब भी हमारे संविधान का वो हिस्सा था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने संविधान में ये शब्द जोड़े, और वो भी इमरजेंसी में जोड़े। संविधान में ही अनुच्छेद 370 की मैं बात कर चुका हूं। मैं एक बात और यहां इस मंच से उठाना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए, जब हम कहते हैं आर्टिकल 44 इट स्पीक्स अबाउट इंप्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्यों ऐसा है कि विपक्ष इसका विरोध करता है? यह भी तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है। और अब आप मुझे बताइए, सब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने एक धर्म विशेष के लिए आंख बंद कर ली। मैं कहता हूं, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो नहीं चाहती थी इस देश में ट्रिपल तलाक हो, क्योंकि ये उनके मूल अधिकारों का हनन था। किस में हिम्मत थी कि ट्रिपल तलाक को हटा दे या अपराध बना दे? और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज करोड़ों मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो ये मानती हैं उनका अगर कोई असली भाई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, छोटी बच्ची है, हमारी बच्ची है, छोटी बहन है, वो किस धर्म से है ये हमें पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर संविधान और धार्मिक ग्रंथ में विरोधाभास होगा तो केवल एक चीज आगे बढ़ेगी, वो है संविधान। और धार्मिक ग्रंथ को रुकना पड़ेगा। वो इसलिए है क्योंकि ये संविधान हमने अपने आप को दिया है, और ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कुरान से नहीं चलेगा। और मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। कुरान कहती है कि अगर बच्ची 12, 13, 14 साल की हो और प्यूबर्टी अटेन कर ली हो तो उसका विवाह हो सकता है। हमारे देश का कानून यह कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र की हमारी बच्ची है तो उसका विवाह भी नहीं हो सकता है। और दूसरा, अगर उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न करे तो वो पॉक्सो में सजा पाएगा, जेल में सड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, उस छोटी बच्ची को हम IPS पायलट बनाएंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, देश का राष्ट्रपति भी बनाएंगे, या हम उसको कहेंगे कि आप शादी करो, 14, 15, 16, 17 साल में आप विवाह करके मां बनो
और जिस बच्ची को सपने हैं पढ़ने के वो आप संभालेगी बच्चों को, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये मोदी जी का विजन है। मैं इसी के साथ कुछ प्रमुख सवाल हैं जो उठाना जरूर चाहूंगा, और ये वो सवाल हैं जो आप डिबेट में कम उठा पाते हैं। पहला सवाल, और इस पे ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है संविधान को एक साथ पढ़ा जाएगा, पहले प्रश्न से लेके आखिरी तक। ये नहीं हो सकता है ये प्रश्न नंबर 13 अच्छा है, 67 वाला बुरा है, इसको हटाओ, इसका जो है हम पालन करेंगे, इसका नहीं। तो मुझे ये बताइए, अल्पसंख्यक, सब लोग अल्पसंख्यक तो मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब है, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक है उसको तुष्टीकरण करने में लगे रहते हैं। तो फिर वो कहते हैं हमारा अनुच्छेद 25 संविधान का ये हक देता है कि हम अपने धर्म का पालन करें। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अनुच्छेद 14 और 15 इक्वालिटी बिफोर लॉ और धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, तो इसका पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज की महिला कहती है हलाला गलत है। आज की महिला कहती है कि तुम क्यों 4 पत्नियां रखोगे? तुम ये बताओ मेरे शौहर कि अगर मैं कहूं कि मैं 4 शौहर रखूंगी तो क्या तुम मुझे कबूल करोगे? यह सवाल उठता है, और यह अनुच्छेद 14 और 15 की बात है। यह एक फैसला आया, मैं और बता दूं, जो कहते हैं कि शरिया लॉ लाना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ससुर जी ने अपनी बहू के साथ बलात्कार किया। अब वो गई इनके कैंगरू कोर्ट में, फैसला ये किया इन लोगों ने कि अब ये जो शौहर की बीवी है ये अब्बू जी की बीवी हो गई है, और जो शौहर थे अब ये इनके बेटे हो गए हैं, और अब इनको ये मम्मी बुलाएंगे, अम्मी बुलाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, भारत कानून से चलेगा, यहां पे शरिया की कोई जगह नहीं है। ये मैंने इसलिए उदाहरण दिया, आप सोचिए क्या बीती होगी उस महिला पे कि आप उसके पति को उसका बेटा बनाने की बात कर रहे हैं, और जब हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या भारत में ऐसी सोच की जगह है? उत्तर है नहीं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं अगले साल चुनाव है, तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, किसी समय में उत्तर प्रदेश में 5.5 मुख्यमंत्री हैं ये कहा जाता था। तो जनता पूछती थी भाई आधा वाला कौन है? तो कहते थे आधा वाला जो है वो अखिलेश यादव है। आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, वो अकेले 5.5 के बराबर हैं। ये बदलाव आया है। हमें नहीं भूलना चाहिए किसी समय में जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो अखिलेश यादव जी सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन के साथ डांस कर रहे थे। यह भी व्यापक सवाल है कि अब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई माइका लाल नहीं है जो दंगा कर सके, क्योंकि दंगाई को पता है दंगा करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा या 72 हूरों के पास होगा। यह फर्क आया है उत्तर प्रदेश में। और यह भी पूछा जाना चाहिए, सवाल जरूर पूछिएगा, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं, 2016 के बाद 10 साल हो गए, समाजवादी पार्टी टूटी साइकिल ने सफाई महोत्सव क्यों नहीं मनाया? क्यों नहीं मनाया भाई? वो इसलिए नहीं मनाया कि पहले जनता के आपके रुपए से वो सफाई महोत्सव मनाया जाता था। अब जब सरकार रही नहीं तो अपनी जेब से रुपया देना पड़ेगा। और ये छोटे वाले क्राइम मास्टर गोगो हैं, कहते हैं मैं आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, मैं तो अपनी जेब से कुछ नहीं लगाऊंगा, और इसीलिए इन्होंने सफाई महोत्सव कभी नहीं बनाया। हमने देखा आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है। मुझे वो विधानसभा का सेशन याद है, योगी आदित्यनाथ जी गुंडा राज पे माफियाओं के खिलाफ बोल रहे थे, और एक बात आई, उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा हर माफिया को। तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव बोले ऐसे कैसे मिला दोगे मिट्टी में? मुझे तो ऐसा लगा जैसे सारे माफिया जुड़वा भाई हैं अखिलेश यादव के।
योगी जी ने मिट्टी में मिलाया, अतीक अहमद ने माफी मांगी थी, और उसके बाद मुख्तार अंसारी आज कहां हैं आप देख लीजिए, सारे माफिया साफ हो गए। आज महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, शिक्षा ले सकती हैं, रोजगार में वो आगे हैं। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में। ये आज ताकत है योगी आदित्यनाथ जी के राज में। और एक बात मैं इस मंच से और कह दूं, ये बात जरूर आगे जाएगी, 2027 में कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो भी दिन आएगा कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा पूरे देश में। नंबर 2 आज है, नंबर 1 भी पहुंचेगा। जितना जोर लगाना है अखिलेश यादव जी आप लगाइए, आप रोक नहीं सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से। मैं इस मंच से एक ही बात कहूंगा, आपने ये मंच दिया, हम अपने विचार रख पाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। द बेस्ट ऑफ भारत इज येट टू कम अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी एंड योगी आदित्यनाथ जी। भारत will rise to the occasion and will lead the global stage. I assure you of that. And the same goes for Uttar Pradesh. Thank you so much for this patient hearing. बहुत रेयर होता है कि इस तरह से लोग अपनी बात कह रहे हों और आप लोग सुनते हैं ध्यान से, ये अच्छा लगता है। वरना डिबेट में तो आधी लाइन पूरी नहीं होती है, कोई ना कोई टोक देता है। मैं इन मुद्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और अंत करूंगा सिर्फ ये कह के, नरेंद्र मोदी जी को जो लोग कम आंक रहे हैं, एक बात जान लीजिए, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। दिस इज नरेंद्र मोदी जी फॉर यू। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू रिपब्लिक भारत। एंड रिपब्लिक भारत इसी तरह से भारत देश की बात करता रहे, जनता की बात करता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।